आज आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 4 में आज का टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार के बाद कामा लगाएंगे, फिर किसी भी वैज्ञानिक या उसके कथन को, गणितज्ञ जिसके भी कथन को व्यक्त करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कामा लिखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसके कथन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर उसके आसपास आसपास स्थित सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा, प्रत्येक आवेश द्वारा उस पर लगने वाले बल के, लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या बताएंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला, किसी एक आवेश पर उसके आसपास स्थित सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी निकाय के एक आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, बराबर होता है, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कामा। हम मानते हैं कि कहीं पर एक आवेश Q1 रखा है और उसके आसपास एक आवेश Q2 है, दूसरा आवेश Q3 है। एक Q2 हो गया, एक Q3 हो गया। यहाँ पर आवेश Q1 है। ठीक है, अब इस पर बल लगेगा, इसके द्वारा Q2 द्वारा Q1 पर, और इधर Q3 द्वारा Q1 पर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके द्वारा जो ये बल लगेगा Q2 से Q1 की ओर, वो इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, और इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो लगता है। Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को हम क्या मानते हैं? वेक्टर F13 कहलाएगा, और ये कहलाएगा वेक्टर F12। ठीक है, इससे Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश मान लिए R12 कैप, और इसकी दिशा में एकांक सदिश मान लिए R13 कैप। इससे इसकी दूरी को R13 मानते हैं और इसकी दूरी को R12 मानते हैं। ठीक है, इसका जो परिणामी बल हो जाएगा वो क्या मान लिए? F। परिणामी बल F यदि इन दोनों बलों के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। ये रहा, चित्र का नाम आप दे देंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब क्या लिखेंगे कि माना Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल वेक्टर F12, Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल, फिर और Q3 द्वारा आरोपित बल वेक्टर F13 है। ठीक है, R12 कैप बराबर हो गया Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश, R13 कैप बराबर हो गया Q3 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश। ध्यान दीजिएगा, अब क्या निकालेंगे हम? तब कूलाम नियम के सदिश रूप से, किस नियम से? कूलाम नियम के
या कूलाम नियम पर कह सकते हैं, कूलाम नियम से वेक्टर F12 बराबर क्या हो जाएगा, कल सदिश रूप में आप पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह वेक्टर F13 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे R13 का स्क्वायर और R13 कैप। ठीक है, ये रहा। तो जो Q1 पर परिणामी बल लगेगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, Q1 पर लगने वाला परिणाम, यदि Q1 पर लगने वाला परिणामी बल यानी कुल बल, परिणामी का मतलब कुल बल कैपिटल F हो, तब अध्यारोपण के सिद्धांत से या कि इस सिद्धांत से क्योंकि क्या कहता है ये कि इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा जो कुल बल होगा, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 और धन वेक्टर F13। मान रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे R13 स्क्वायर R13 कैप। ठीक है, अब यदि वेक्टर F12 व वेक्टर F13 के बीच का कोण थीटा हो, के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तब इस बल का परिमाण, जो कुल बल का आया है आपका F, उसका परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, आप 11वीं में पढ़े हैं दो सदिशों के का परिणामी निकालने का, और उसका परिमाण क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर F1 का हो F12 का स्क्वायर धन मॉड ऑफ वेक्टर F13 का स्क्वायर धन 2 मॉड ऑफ वेक्टर F12 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर F13 कॉस थीटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, चूंकि थीटा बराबर यहाँ कितना है, ये एंगल जो आपका है दोनों रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों बलों के F12 और F13 का, ये 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब मॉड ऑफ वेक्टर F बराबर अंडर रूट मॉड ऑफ F12 का स्क्वायर वेक्टर F12 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर F13 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर F12 मॉड ऑफ वेक्टर F13 काफ 90 डिग्री। काफ 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, शून्य, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, शून्य हो जाएगी ये वैल्यू, तो बराबर अपने पास हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर F12 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर F13 का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका परिणामी बल जो आपका था उसका परिमाण। अब मान लीजिए कि माना, अब यदि ये जो पूरा निकाय है, यदि निकाय में Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn आवेश हों, कितने आवेश हों, n आवेश हों टोटल, Q1 से लेके Qn तक n आवेश हों, तो अन्य सभी आवेशों द्वारा या सभी आवेशों द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 धन वेक्टर F13 धन वेक्टर F14 धन एंड सो ऑन और धन वेक्टर F1n हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे इसमें दो वैल्यू F12 और F13 की थी, तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R12 स्क्वायर R12 का कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे R13 का स्क्वायर R13 का कैप
प्लस एंड फो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 1/4πε0। एन वाला है अब तो Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर R1 कैप। तो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया सब n कणों के द्वारा। अभी 2 कणों के द्वारा आपको दिखाए थे, n कणों के द्वारा कितने भी आवेशित कण आप लें, उन आवेशित कणों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की हम गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से कर सकते हैं। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है मूल आवेश। क्या अगला टॉपिक आपका मूल आवेश, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर जो न्यूनतम संभव आवेश होता है, हम क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा या आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। इस न्यूनतम संभव आवेश को ही मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मूल आवेश या कौन सा आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश की परिभाषा तो आप पढ़े हैं कि आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का गुण है, ठीक ना। आवेश, तो आवेश बाय मिस्टेक फर्स्ट वीडियो में आवेश एक कण बोल गया था कि आवेश एक कण है, तो आवेश एक कण नहीं, आवेश क्या लिखेंगे आप, चलिए दोबारा परिभाषा उसको बता देता हूं, आप सुधार लीजिएगा। आवेश किसी पदार्थ का गुण या विशेषता है जो उसके मूल कण के साथ जुड़ी रहती है। तथा इसकी उपस्थिति में या इसकी उपस्थिति के कारण वह पदार्थ अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो यहां से आपका आवेश का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है विद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, किसका, आवेश का, जहां तक आवेश प्रभावी रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो वहां पर आवेश है, वो आवेश अपने आसपास स्थित
अन्य आवेशित कण पर कितने बल लगाता है, वहां बल का अनुभव कराता है दूसरे कण को कि अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वह क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, उस कमरे में एक टीचर और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्लास वो कहाँ तक मानी जाएगी, जहां तक वो टीचर प्रभावी होंगे, जहां तक वो पढ़ाई जाती है उस क्लास के अंदर, वो क्लास कक्षा वहां तक कहलाएगी। उसके बाहर का क्षेत्र क्लासरूम नहीं कहलाएगा, मतलब जहां तक टीचर का प्रभाव रहेगा पढ़ाई का वहां पे, ठीक है ना, वो आवेश कहलाता है। तो परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित दूसरे आवेशित कण को वह आवेश बल का अनुभव कराता हो, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ये सिर्फ साधारण परिभाषा ये दे सकते हो कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश प्रभावी रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा मीनिंग आप पर लिखी थी। इसकी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण धनावेश उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे संक्षेप में विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं तथा इसे किससे व्यक्त कर सकते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि, अब बताएंगे, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई परीक्षण धनावेश Q0 उस बिंदु पर F बल का अनुभव करता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा, अभी आपको पढ़ा है कि बल का अनुभव करता है, कौन अनुभव करता है, आवेश, तो बल बट्टे आवेश, तो तीव्रता E बराबर हो गया F बट्टे Q0। अब F सदिश राशि है और Q0 अदिश राशि है, तो तीव्रता कैसी हो गई, सदिश राशि हो गई। अतः यहां लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि उपयोगी है, और जब सदिश है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा किस तरफ होती है, इसकी दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ध्यान दीजिएगा। धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
तीव्रता की दिशा आवेश से बाहर की ओर होती है। कहां से होती है? आवेश से बाहर की ओर होती है। ठीक है, यानी यहां पर यदि प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण या माइनस आवेश के कारण, माइनस ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तीव्रता की दिशा वो आवेश की ओर होती है। कहां की ओर होती है? आवेश की ओर होती है। आवेश की ओर होती है, अर्थात ये माइनस क्यू आवेश है यदि, तो इसके कारण जो ये तीव्रता की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये रही तीव्रता की दिशा। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है, नोट आप करेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बल तीव्रता की दिशा में होता है, तीव्रता की दिशा में रहता है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल तीव्रता की विपरीत दिशा में होता है, तीव्रता की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब आपका इससे एक न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, आया था परीक्षा में, अभी जो लेक्चरर उच्च माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा हुई थी वर्ग 1, तो उसमें आया था क्वेश्चन, उसका भी मैं बताता हूँ। ये कागज रखा हुआ है, ये मैंने उस क्वेश्चन को नोट कर रखा है। ये क्वेश्चन आपको अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या पूछा था। पहले इसका तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र बता दूं। ठीक है, तो देखिएगा, मात्रक तीव्रता का सूत्र E बराबर एफ अपान क्यू जीरो से, जो एफआई पद्धति में तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? E का मात्रक बराबर एफ का मात्रक और बटे क्यू जीरो का मात्रक, तो बराबर हो जाएगा एफ का मात्रक न्यूटन और बट्टे क्यू जीरो यानी आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये बराबर हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब फीजीएफ पद्धति में आप लिख लीजिएगा, फीजीएफ पद्धति में क्या हो जाएगा? बल का डाइन और इसका स्थैतिक कूलाम, तो मात्रक हो जाएगा डाइन प्रति स्थैतिक कूलाम। विमीय सूत्र में आपका क्या हो जाएगा? सूत्र E बराबर एफ अपान क्यू जीरो से, तो बराबर हो जाएगा एफ का विमीय सूत्र यम एल T⁻² बट्टे आवेश का एटी, ये एटी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यम एल जो करते हो T⁻² और टी एक नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा टी का, तो ये बन जाएगा T-3 और A-1। ये रहा आपका विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये टॉपिक आज के आप कंप्लीट हुए। एक आपका आया था इसमें क्वेश्चन उच्च माध्यमिक शिक्षक में कि आवेश -Q और द्रव्यमान यम की एक वस्तु को विद्युत क्षेत्र Q में ई में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? ध्यान दीजिए, यदि वस्तु का त्वरण हम मान लिए कि A है, ठीक है ना, आवेश कैसा है? -Q और ई में रखा गया है, तो जो F होगा वो F होगा QE। कैसा F होगा? QE। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास एक सूत्र होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, F बराबर ma, तो QE बराबर हो गया ma, तो A बराबर क्या हो गया? QE अपान m। तो मतलब जो A का त्वरण का मान होगा वो QE अपान m होगा। तो ऑप्शन में हमारे एक दिया है कि E की दिशा में होगा QE अपान m, और दूसरा दिया है E की दिशा विपरीत दिशा में होगा। फिर बाकी
और भी ऑप्शन दिए हैं, पर अपने पास ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से अपने को आंसर एक मिल रहा है कि हमारा जो त्वरण होगा वो क्यू ई अपान एम होगा। तो क्यू ई अपान एम इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऑप्शन तो दोनों हो गए। अब इसमें फर्क क्या समझ में आएगा, डिफरेंस क्या होगा, एक ई की दिशा में दिया है और एक ई की विपरीत दिशा में दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बल की दिशा होती है, यदि वो प्लस क्यू आवेश है तो ई की दिशा में रहता है, तीव्रता की दिशा में, और यदि माइनस क्यू आवेश है तो वो तीव्रता की विपरीत दिशा में रहता है। अभी आप यहां पढ़िए, ये देखिए जो आपने पढ़ा कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल वो तीव्रता की दिशा में होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल वो तीव्रता की विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर कहाँ दिया था, माइनस क्यू आवेश के कारण दिया था कि माइनस क्यू आवेश और एम द्रव्यमान की एक वस्तु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो जो त्वरण हो गया वो ए बराबर क्यू ई अपान एम हो गया, चूंकि आवेश माइनस है, आवेश कैसा है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो तीव्रता की वो अपोजिट इन द डायरेक्शन होगा। कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आज के आपके ये टॉपिक कंप्लीट हुए। धन्यवाद।